Hello dear student, my name is Anil Yadav, physical education teacher. क्लास 12 यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है फिजियोलॉजी इंजरीज इन स्पोर्ट्स। अब नाम से ये स्पष्ट है कि फिजियोलॉजी इंजरी, पहले ये अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, अब दोनों चैप्टर को एक जगह मर्ज कर दिया गया। फिजियोलॉजी मींस क्या होता है और इंजरी। फिजियोलॉजी मींस होता है कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी स्टडी करना फिजियोलॉजी में आता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्लेमेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, जितने सिस्टम बॉडी के अंदर हैं उनकी स्टडी करना फिजियोलॉजी में आएगा। और इंजरी में क्या आएगा कि एक साइंस की या मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है स्पोर्ट्स साइंस, एक ब्रांच है जिसमें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब इसमें हमें पहला पढ़ना है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के टोटल 5 कंपोनेंट हैं जो हमारे सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है, वो 4 दिया हुआ है। पहला स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। अब वो कौन से कारक हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं, वो कौन से कारक हैं जो हमारे एंड्योरेंस को प्रभावित करते हैं, वो कौन से कारक हैं जो स्पीड को प्रभावित करते हैं, वो कौन से कारक हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रभावित करते हैं। पहले नंबर पे आता है साइज ऑफ मसल्स। अब जितने मसल्स की साइज लंबी होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, पावर उतना ही ज्यादा होगी। अगर मसल्स की साइज छोटी होगी तो पावर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी बिल्डर्स होगा और एक दुबला पतला इंसान होगा, दोनों के मसल्स में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। तो जो मस्कुलर पर्सन होगा, मसल्स वाला पर्सन होगा, उसकी स्ट्रेंथ या उसकी पावर ज़्यादा होगी, जितना कम होगी। बॉडी वेट, अब पता चला एक 30 kg का कोई पर्सन है, एक 80 kg का पर्सन है, तो 80 kg का जो पर्सन है उसमें बॉडी वेट ज़्यादा होगा। जो कम वेट वाला है उसमें पावर कम होगा, जो ज़्यादा वेट वाला है उसमें पावर ज़्यादा होगा। तो अब एक बहुत कम बॉडी वेट वाला है और एक बहुत ज़्यादा है, तो कम वाले को हम कितना भी ट्रेन करेंगे ज़्यादा वाले के बराबर नहीं आ पाएगा। मसल्स की लेंथ, अब कोई लंबा पर्सन है जिसकी मसल्स बहुत ज़्यादा है और लंबी मसल्स है, और कोई छोटा पर्सन है, दोनों से हम जबलिंग करवा रहे हैं। एक 4.5 या 5 फीट का है, एक 7 फीट का है। पावर तो चाहे जितना हो सकता है, पर मसल्स जिनकी लंबी होगी लेंथ, वो ज़्यादा उनके अंदर पावर आएगा, वो ज़्यादा दूर तक जबलिंग को थ्रो कर सकते हैं। एज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एज का पर्सन है। एज के अकॉर्डिंग पावर कम होने लगता है। 40 साल के से ऊपर वालों को अगर हम ट्रेनिंग कराना शुरू करेंगे तो उतना पावर, उतना स्ट्रेंथ, उतना शक्ति नहीं आएगी, कम एज वालों में आएगी। जेंडर, जैसा कि जेंडर से रिलेटेड ये है कि मेल को करा रहे हैं कि फीमेल को करा रहे हैं। मेल में स्ट्रेंथ का पावर ज़्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है। मेल में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो फीमेल में फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। वाइड मसल्स फाइबर, अब जो लंबी दूरी के रनर होते हैं उनमें वाइड मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। ये रेड मसल्स फाइबर और वाइड मसल्स फाइबर दो तरह के होते हैं। जिनमें ये मसल्स ज़्यादा पाए जाते हैं उनमें पावर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिनमें कम होगी उसमें कम होगा। अतः हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स, हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है कि नॉर्मल से कुछ ज़्यादा मसल्स जो है नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे किसी का बाइसेप ट्राइसेप से कुछ ज़्यादा ही उसमें मेडिसिन लेकर के बना लिया है, तो उस टाइम पे मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो दिखाने की मसल से पावर उसमें कम आएगा। दूसरे नंबर पे आता है एंडोरेंस, मतलब हिंदी होती है क्षमता, दमखम। अब एक होता है एरोबिक कैपेसिटी, एक होता है एनारोबिक कैपेसिटी। एरोबिक और एनारोबिक का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में काम करना और ऑक्सीजन के एब्सेंट में काम करना। जैसे 50 मीटर की रनिंग है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एक बार सांस बंद किया लास्ट में जाकर सांस लेंगे, क्योंकि 6 से 7 सेकंड लगेगा। 6-7 सेकंड में कितनी बार सांस लेंगे। बॉक्सिंग का मैच कर रहे हैं, सांस बंद करके ही पंच मारेंगे, तब ज्यादा फोर्सफुली पंच लगेगा। ताइक्वांडो का मैच हो रहा है, एक बार सांस लिए, सांस बंद करके ही पैर से पंच लगाएंगे, हिट करेंगे, तभी ज्यादा फोर्सफुली पंच लगेगा। एक
एब्सेंस में काम करना और एक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में काम करना। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं तो आराम से एक जगह पे एक्सरसाइज करते रहते हैं, जैसे आप लोगों को असेंबली में कभी एरोबिक कराया जाता है, कभी एक तरह से बंद कमरे में डांस कर रहे हैं, वो भी एरोबिक उसमें आना शुरू होता है। दूसरा क्या है, रेड मसल्स फाइबर, जिनमें उधर नीचे था व्हाइट मसल, रेड मसल्स फाइबर जिसमें होता है वो लंबी दूरी के लिए, जो लंबी दूरी की रनिंग होती है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब इनमें कम है, व्हाइट वाले खूब ट्रेनिंग कराया जा रहा है तो बहुत कम आएगा, ये ज्यादा एंडोरेंस को प्रभावित करता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक, जितने ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जितना ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे उतने मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, उतने दमखम हमारी बनी रहेगी, मतलब कि एंडोरेंस का लेवल जो है इंक्रीज होता रहेगा, एंडोरेंस हमारा उतना बना रहेगा। कम पावर कम एनर्जी में जितना ज़्यादा डिस्टेंस का जितने ज़्यादा हम वर्क करते जाएंगे उतने लॉन्ग टाइम के लिए हमारा एंडोरेंस बना रहेगा। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब ये होता है, यहाँ पे दो तरह से आते हैं, एक आता है कार्डियक आउटपुट, एक होता है कार्डियक इनपुट करके। तो कार्डियक आउटपुट होता क्या है, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में जितनी बार हार्ट पंप करता है ब्लड को, 1 मिनट में जितनी बार हार्ट ब्लड को पंप करता है, सपोज दैट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है पंप किया है तो कार्डियक आउटपुट आ गया। और कार्डियक स्ट्रोक क्या होता है कि एक स्ट्रोक में कितना ml ब्लड को पंप करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बार पंप किया तो 70 या 75 ml ब्लड पंप हुआ तो कार्डियक स्ट्रोक होता है। तो कार्डियक स्ट्रोक और कार्डियक आउटपुट। पल्मोनरी डिफ्यूजन, पल्मोनरी का मतलब हार्ट में एक ये अलग इवेंट टाइप की होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से ला करके हार्ट में लाती है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल अगर जम गया तब प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, या हार्ट सफिशिएंट ब्लड जो है मसल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है, हार्ट तक लंग्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है, पूरे मसल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तब ये प्रॉब्लम आती है। तीसरे नंबर पे आता है स्पीड। स्पीड नाम से ही स्पष्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। एक्सप्लोसिव पावर, विस्फोटक शक्ति, स्पीड का मतलब होता है विस्फोटक शक्ति, अगर नहीं है तो स्पीड स्लो हो जाएगी, चलेंगे तो सब लोग स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। मसल्स कंपोजिशन, अब मसल्स कितना एक्टिव है, कितना साथ दे रही है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त होता है। जैसे अभी सड़क में यहाँ से यहाँ तक करा के स्पीड चेंज करना हो तो यहाँ से दौड़ते हुए तो चले जाएंगे, अब आपकी बॉडी मूवमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, यहाँ आना है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखे उठा करके या टच करके तुरंत टर्न होकर के जाना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी, फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी नहीं है, वो आपके जॉइंट्स और एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि आपके जॉइंट्स किस टाइप के और कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाना है। बायोलॉजी में टर्म आता है एटीपी एनर्जी स्टोर। आप एटीपी और एडीपी दोनों आता है, एटीपी जो है एनर्जी स्टोर, अब स्पीड का वर्क आप कर रहे हैं तो एटीपी कितना अपना कैलोरी जो है उसमें टूट करके कितना ग्लूकोज में जा करके कितना एनर्जी बना रही है, ये उसका सिस्टम है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी गेम में किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर गेम में बैट और बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग स्पीड किस टाइप की ये भी आपको प्रभावित करता है। फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर, जब आपकी बॉडी फास्ट है तो उसमें WBC RBC ये दो पाए जाते हैं, कितना तेजी से वर्क कर रहे हैं, स्पीड को कितना तेजी से बॉडी एडजस्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उसके अकॉर्डिंग। न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स, आपका न्यूरो जो है, दिमाग जो है, ब्रेन जो है कितना रिस्पॉन्स करता है, स्लो है कि फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड को प्रभावित करते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, बॉडी फ्लेक्सिबल, इसमें जिम्नास्टिक और योगा के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। आता है जेंडर। अब जेंडर से रिलेटेड ये है कि मेल है कि फीमेल है। आप देखेंगे तो मेल लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम होती है फीमेल की कंपेरिजन। फीमेल लोग जो होती है उनका फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। डांस देखेंगे तो फीमेल लोग ज़्यादा अच्छा करते हैं मेल के अकॉर्डिंग। एक आध मेल कोई आ गया तो आ गया। इसके बाद इंजरी, इंजरी किस लेवल की है? इंजरी आपको अगर घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई या घुटने में चोट लगी है, घुटने में कोई ऐसी सीरियस इंजरी होगी तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होने लगेगी। वो किस टाइप के इंजरी है? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप से है, उसके अकॉर्डिंग। अब पता चला कि कोई बचपन से ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, दुबला पतला है। अब पता चला कि कोई किसी का कोई जॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है, तो वो जो बॉडी टाइप्स बताए थे एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक, उसके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में जा रहा है, एंडोमार्फिक है कि मेसोमार्फिक है, तो उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा आता है वार्मिंग अप। वार्मिंग अप अगर आप नहीं है, किसी गेम में तुरंत खेलने चले गए तो आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं वार्म अप कर करके बढ़ाते हुए चले जाएंगे तब एक मैक्सिमम जो रेंज है बॉडी का, बॉडी के फ्लेक्सिबल का, वहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आप एज के अकॉर्डिंग तो आप फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कुछ पर्टिकुलर एज है बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही होती है और जो एडल्ट लोग हो जाते हैं उसमें कम होती है। एज के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। 40 साल के बाद लोगों में जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि ठंड के टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, गर्मियों के टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी हीट रहती है। ठंड के टाइम में बॉडी जकड़न टाइप में रहती है, इसलिए कम होता है। लिगामेंट की लचीली, लिगामेंट का मतलब होता है कि दो बोन एक जगह जहाँ पे जुड़ती हैं उसमें कुछ तंतु टाइप के होते हैं जो जोड़ करके रखते हैं। वो अगर इलास्टिसिटी अच्छी है, उसमें चोट नहीं लगी हुई है और वो अच्छी है तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। अगर वो ठीक नहीं है तो हम बहुत कितना भी मेहनत करा लेंगे बहुत कम आएगा। एज के अकॉर्डिंग अभी हम 10 साल के बच्चों को करा रहे हैं तो कुछ प्रेशर दे करके करा लेंगे, 5 साल के बच्चों को करा रहे हैं तो और प्रेशर देके करा लेंगे, 18 साल तक के बच्चों को करा रहे हैं तो थोड़ा कम प्रेशर देगा, बाकी इंजरी होने का चांस ज़्यादा होगा। 30 साल के बच्चों को हम 30 साल के एडल्ट पर्सन को हम करा रहे हैं तो उतना प्रेशर नहीं दे सकते जितना हम बच्चों को दे सकते हैं। तो जो कम एज के लोग होंगे उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा एज के होंगे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी को एज भी डिटरमाइन करता है, मतलब कि प्रभावित करता है। मसल्स स्ट्रेच एबिलिटी, अब मसल्स की स्ट्रेच करने की एबिलिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। मसल्स की स्ट्रेच करने की एबिलिटी अगर कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, उसकी ज़्यादा है, मसल्स टोन ज़्यादा है, एक्सरसाइज हम बहुत ज़्यादा किए हैं, योगा बहुत ज़्यादा किए हैं, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा किए हैं तो ये अपने आप बढ़ जाएगी। अगर बहुत कम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं तो मसल्स स्ट्रेच एबिलिटी बहुत कम होगी, तो जिससे मसल्स क्रैम्प, स्ट्रेन, स्प्रेन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बुक में पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा दिया हुआ है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक फ्लो चार्ट टाइप बना दिया हूँ जिसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स, स्ट्रेंथ मतलब जो होता है पावर, शक्ति, उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है एंडोरेंस, एंडोरेंस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब एंडोरेंस का मतलब होता है दमखम, सहन शक्ति। इसके बाद आता है स्पीड, नाम ही स्पीड है, हिंदी में इसका लगभग सेम ही होता है, मतलब चाल। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है हिंदी इसका होता है लचीलापन, कितना लचीलापन है उसमें कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं। तो ये चीजें हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेगा तो पूरा सेम आप ऐसे ही कंप्लीट करके चले जाएंगे। 3 मार्क्स में पूछेगा तो किसी एक का पूछेगा, या 2 मार्क्स में पूछेगा तो किसी एक का पूछेगा, उसमें 3-4 पॉइंट लेकर के एक्सप्लेन कर देना है। आई होप कि आपको ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कंप्लीट हो गया।